स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग। कल बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे कि आखिर 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर को क्यों लिया गया। यहीं से आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर जो है Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 जो इतनी बिग नंबर है, इस बिग नंबर को क्यों लिया गया, आखिर इसके पीछे लेने की वजह क्या थी। व्हाई दिस बिग नंबर, इस बिग नंबर को क्यों लिया गया, इस पर आज का डिस्कशन होगा। फिर बच्चों बहुत बात सिंपल सी है, हमारा जो कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, इसका मास जो आता है वो कहां से आता है, इसको देखो। आप देखो बच्चों, इसका आंसर मैं अब कर रहा हूं, हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल है, समझना दिक्कत वाली बात है, फिर भी आप लोग अच्छी तरह से कंसंट्रेट करिए, समझ में आएगा। मास ऑफ प्रोटॉन, आप इसको देखो, ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का है। यहीं से बच्चों आपको मैं लिख देता हूं मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन का मास है ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। जो मास है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है, और इसी को बच्चों हम 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम लिखते हैं। अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को अप्रोक्सीमेटली इक्वल माने, यानी कि हम इस तरह से कहें कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और अब इसे हम कहते हैं इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन। मास ऑफ न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस में जो है उसका नाम न्यूक्लियॉन। जो भी कोई पार्टिकल न्यूक्लियस में है उसका नाम न्यूक्लियॉन। ये चीजें, ये टर्म्स धीरे धीरे सीखिए। जो भी कोई पार्टिकल न्यूक्लियस में है उसका नाम न्यूक्लियॉन। तो जो न्यूक्लियॉन का मास है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 है, जो न्यूक्लियॉन का मास है जिसका, एक सेकंड, करण का फोन आ रहा है भाई। हाँ बेटा करण बोलो, क्लास चल रही है भाई, लिंक आप क्लिक करोगे तभी तो आएगा। मैं रिकॉर्डिंग चल रही भाई, मैं तो कॉल उठा लिया बस। तो अब आप देखो बच्चों, इसका जो मास है ये तो नेग्लिजिबल हो गया, इसका मास नेग्लिजिबल है। किस कंपैरिजन में? इस मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, इन कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन। तो आप कहो कि केवल न्यूक्लियॉन्स, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है मास के लिए। ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं, ये दोनों पार्टिकल ही रिस्पॉन्सिबल करते हैं मास के लिए। कोई भी, चाहे एलिमेंट का मास हो, चाहे कंपाउंड का मास हो, किसी भी टाइप के मास के लिए केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स ऑब्लिक न्यूट्रॉन्स, और इन्हीं को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इन्हीं का नाम हम न्यूक्लियॉन रखते हैं।
न्यूक्लियॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, केवल और केवल, ध्यान दो ना भैया, इसका मास तो बहुत ही कम है, इसमें इसमें 10,000 का डिफरेंस है, 10,000 का। तो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, जिसे कि हमने न्यूक्लियॉन कह दिया, यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर मास। किसी भी चीज का मास हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, सबके मास के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यही लेते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, और कलेक्टिवली इन्हें हम न्यूक्लियॉन कह देते हैं। अब बच्चों यही से सिस्टम शुरू होता है कि हमने इतनी बिग नंबर क्यों ली। आप जरा देखो 10⁻⁻24 ग्राम, कहना आसान है, क्या हम इस 10⁻⁻24 को फील कर सकते हैं? आंसर है इस 10⁻⁻24 को फील नहीं कर सकते। क्या इसे एक आम बच्चा मेजर कर सकता है? नहीं कर सकता है। आम इंसान मेजर कर सकता है इस मास को? आम इंसान मेजर नहीं कर सकता। इसको हम फीलिंग रेंज में लाना चाहते हैं कि हाँ, जब ये पार्टिकल ही हर चीज के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमें इन पार्टिकल के मास को फीलिंग रेंज में लाना पड़ेगा, फीलिंग रेंज में। तो बच्चों यहां से आप समझो कि आखिर इस वैल्यू को क्यों सेलेक्ट किया गया, इस वैल्यू को क्यों सेलेक्ट किया गया, इसको यहां से समझना पड़ेगा। आप यहां पर कहो सिंस मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन जो है उसका मास 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। तो अब बच्चों आप यहां से कहो मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियॉन्स, आप ये कहो तो ये ध्यान दीजिए बहुत अच्छी तरह से, 1.6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23, और क्या आएगा? ग्राम। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम आएगा। आप देखो इसको फीलिंग रेंज में लाने के लिए, इसको एक जगह पर सेट करने के लिए किस नंबर की जरूरत है? इस नंबर की जरूरत है। इसीलिए इतनी लार्ज, इतनी बड़ी नंबर को लिया गया, क्योंकि एक पार्टिकल का मास बहुत ही छोटा है। आज के सिनारियो में हम बहुत आराम से कहेंगे कि मास के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मास को कंस्टिट्यूट करने वाले पार्टिकल्स हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, जिनके एक 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 प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मास बहुत कम है। अगर हमें इतने प्रोटॉन्स ले लें, इतने न्यूट्रॉन्स ले लें कि हाँ वो कहीं फीलिंग रेंज में आ जाएं, तो फिर उस नंबर को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा 6.02 into 10⁻23। When we select 6.02 into 10⁻23, then we get the feeling range of masses of the constituent particles of all elements and all the compounds. Therefore, this number is called a constant. Avogadro's number is always taken a constant. This is the cause that we take the high value, big number as Avogadro's number, and which is a constant, and that is 6.02 into 10⁻23। बच्चों फिर एक बार देखो भैया, मेरे मास को या आपके मास को या किसी एलिमेंट के मास को या किसी कंपाउंड के मास को या
आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसके मास को कंस्टिट्यूट किसने किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने कंस्टिट्यूट किया। तो ये 10⁻24 है, इसको किसी तरीके से एक फीलिंग रेंज में लाया जाए, और उसके लिए आपको एक ऐसी नंबर की जरूरत थी कि इनको एटलीस्ट हम अगर इन्हें प्रोटॉन्स ले ले या फिर इतने न्यूट्रॉन्स ले ले तो एटलीस्ट वो 1 ग्राम हो जाए, और इसके लिए हमने इस नंबर को सिलेक्ट किया। तो कोई भी पूछ सकता है आपसे कि इतनी बड़ी नंबर की जरूरत क्यों थी, क्योंकि केमिस्ट्री में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मास हैं, जो मास को, हर चीज के मास को कंस्टिट्यूट करते हैं, उनके मास बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक न्यूक्लियॉन का मास इतना है, तो अगर हम इतने न्यूक्लियॉन्स ले ले तो का मास नियरली 1 ग्राम आ जाएगा, वो फीलिंग रेंज में आ जाएगा। उससे हम आगे जो कैलकुलेशंस करेंगे वो आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, इसीलिए इतने बिग नंबर को लिया गया। अब बच्चों ध्यान दो, अब बच्चों आगे ध्यान दो। हमने कहा कि 1 मोल, फिर दोबारा से देखो, हमने कहा 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया Na से, और हम इसे कह सकते हैं N0, और ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। हमने कहा ठीक है भाई, सिंस मास ऑफ 1 प्रोटॉन, हमने कहा मास ऑफ 1 प्रोटॉन, तो ये 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। फिर हमने कहा मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करके ये 1 ग्राम अप्रोक्सीमेटली आया, अप्रोक्सीमेटली आया मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये 1 ग्राम अप्रोक्सीमेटली आता है। ऐसे ही आपने कहा कि मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास, ये भी अप्रोक्स लिख रहा हूं, मैं पहले ही कह चुका हूं, कल भी कह चुका हूं, 10⁻24 ग्राम होता है। तो ऐसी कंडीशन में मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स, इसकी बात करें तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम आएगा। ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये अप्रोक्स। तो बच्चों अब देखो, मान लो कि सोडियम ले लेते हैं हम, सोडियम, सोडियम को देखो तो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। बाहर इसके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन में और ड्रॉ करता हूं यहां पर। इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है मास के लिए, ये कैंसिल, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये कहां पर है? ये न्यूक्लियस में है, और ये न्यूक्लियस में है, इसीलिए इनका कलेक्टिवली नेम न्यूक्लियॉन है। यानी कि अगर हम यहां पर लिखें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, अगर हम लिखें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ये 23 आते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में प्रेजेंट पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब बच्चों जरा सा समझ करके चलो, क्या समझ करके चलेंगे आप? सिंस मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन, ये आस पास होता है 1.6 इंटू 10⁻23 ग्राम, सॉरी 10⁻⁻24 ग्राम। अब बच्चों जरा समझिए, एक का मास इतना है, तो मास ऑफ 6.02
इंटू 10⁻23 न्यूक्लियॉन्स। अरे भैया प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 1 ग्राम आ जाएगा। ऐसे ऐसे 23 हैं, ऐसे ऐसे 23 हैं, 23। तो आप यहां पर 23 की मल्टीप्लाई और करें तो आप यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि फिर दोबारा देखो, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इतना आता है, तो मास ऑफ इतने न्यूक्लियॉन्स ये आ जाएगा। अब आप देखो कि एक एटम जो है, सिंगल एटम, वन एटम, उसमें तो 23 है ना, इसमें 23 है। आप देखें ना, एक एटम में 23 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो अब आप 23 को और ले लो तो क्या आ जाएगा, 23 ग्राम आ जाएगा। तो अब इसे क्या मतलब निकला, इससे मतलब मीनिंग क्या निकल के आई, सामने क्या आई, आखिर रिजल्ट क्या ऑब्टेन किया। रिजल्ट हमने ये ऑब्टेन किया कि अगर हम 1 मोल सोडियम ले लेंगे, 1 मोल सोडियम ले लेंगे, तो उस कंडीशन में उसका मास 23 ग्राम आ जाएगा। इसका रिजल्ट ये निकल करके आया बच्चों, सोडियम का एग्जांपल लेकर के, कि अगर हम ले लेते हैं 1 मोल सोडियम एटम्स, मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम्स, तो इसका मास 23 ग्राम आ जाएगा। 23 ग्राम को फील किया जा सकता है, ये फीलिंग में आएगा, ये फीलिंग में आएगा। चाहे तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ना लिखो, 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स, सोडियम एटम्स, तो इसका मास 23 ग्राम आ जाएगा। और ये फीलिंग रेंज में है, माइनस में नहीं है। ऐसा नहीं कि 10⁻⁻24 है, माइनस में नहीं है। तो मेरे बच्चों ये अवोगाड्रोस नंबर की यूटिलिटी क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि हाँ, जो चीजें हैं उनको फीलिंग रेंज में लाया जाए, उनको फील करवाया जाए। जब तक हम एक एटम की बात करेंगे वो फीलिंग रेंज में नहीं आने वाला है। हम कुछ और ले लेते हैं यार, मान लो हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं, हाइड्रोजन को, चलिए हमने हाइड्रोजन को एग्जाम्पल की तरह से ले लिया। भाई यही तो कहना है कि अवोगाड्रोस नंबर क्यों, रीजन मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि मास चाहे किसी का भी हो, उसको कंस्टिट्यूट कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स हैं। ये नई टर्मिनोलॉजी है, इसलिए आपको थोड़ा सा उटपटांग लग सकती है। प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स ही न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन का मतलब है न्यूक्लियस के पार्टिकल्स। तो चलिए अब मास को कंस्टिट्यूट किया न्यूक्लियॉन्स ने, यानी न्यूक्लियस के पार्टिकल्स ने, यानी कि प्रोटॉन्स ने, यानी कि न्यूट्रॉन्स ने। और मेरे बच्चों इसको हम फीलिंग रेंज में लाएं, इसके लिए जरूरी है कि एक बिग नंबर को सिलेक्ट किया जाए, वो अवोगाड्रोस नंबर थी, और आगे चल करके ये कांस्टेंट बन गई, अवोगाड्रोस कांस्टेंट। हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, इसमें प्रोटॉन तो होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है।
अब बच्चों देखते हैं, मास ऑफ वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास, इसी को हम न्यूक्लियॉन भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस में जो कुछ है वो न्यूक्लियॉन है। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻24 और ये आसपास ग्राम है। अब बच्चों ये फीलिंग रेंज में आ नहीं रहा था, दिक्कत थी, इसको फील कर पाना मुश्किल काम था। ठीक है भाई, हमने कहा मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स ले लो। तो ये अब क्या आ गया, 1 ग्राम आ गया। मल्टीप्लाई में कर चुका हूं कई बार, तो हम कह सकते हैं कि मास, ये इसमें क्या है, एक प्रोटॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन तो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन मास के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसे तो खत्म कर दो। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 ग्राम है, फीलिंग रेंज में है। या फिर हम कहते हैं कि मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम ऑफ हाइट, 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, इसको हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम है। ठीक है, ये फीलिंग रेंज में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम हीलियम को ले, हम किसे ले लेते हैं बच्चों, हीलियम को ले लेते हैं। 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे खत्म कर दो क्योंकि ये मास के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसे खत्म कर दो, ये मास के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेरे बच्चों ये मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और न्यूक्लियस में जो कुछ है, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो आप यहां पर कह दो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4 लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, सिंस मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, ये आपके पास आता है कितना, 1.6 into 10⁻24 ग्राम। तो सीधी बात है, मास ऑफ 4 न्यूक्लियॉन्स, यहां 4 की और मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की और मल्टीप्लाई कर लो इसमें। तो अब कहानी क्या बनती है, ये तो एक एटम का आया, एक एटम का, ये फीलिंग रेंज में नहीं आ रहा है, ये सिंगल एटम का है, फीलिंग रेंज में नहीं आ रहा है, कुछ चेंज करना पड़ेगा। 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम लेने पड़ेंगे। और अगर आप बच्चों ऐसा करोगे तो अब इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 ग्राम, ये आ जाएगा 4 ग्राम। और 4 ग्राम बच्चों फीलिंग रेंज में है, 4 ग्राम बच्चों फीलिंग रेंज में है, फीलिंग रेंज में आता है। तो बच्चों फिर मैं कंक्लूड कर देता हूं, और फिर मैं क्या कंक्लूड करता हूं बच्चों कि अवोगाड्रोस नंबर जैसे बिग नंबर को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया क्योंकि जो हमारे पास केमिस्ट्री में मास को कंस्टिट्यूट करने वाले पार्टिकल्स हैं, मास को कंस्टिट्यूट करने वाले पार्टिकल्स हैं, वो बहुत छोटे हैं, उनका मास बहुत छोटा है। तो एट लीस्ट एक न्यूक्लियॉन के मास को हम 1 ग्राम कर सकें, इसीलिए इस बिग नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बच्चों हम कुछ और कंक्लूजन निकालते हैं, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिए। हम कुछ और कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ये आपको बहुत बढ़िया लगेगा। आपने 10th लेवल शायद इसके बारे में ज्यादा ना कुछ समझा हो। हम बच्चों देखते हैं यूनिट, ध्यान दीजिए, ऑफ
एटॉमिक मास, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, सब कुछ बताता हूं मैं, परेशान ना हो। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, किसी भी दिक्कत में ना आओ। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, ध्यान कर लीजिए, एटॉमिक मास की यूनिट, दो यूनिट हैं लेकिन एक यूनिट का नाम बता रहा हूं फिलहाल मैं, एक यूनिट का। तो फर्स्ट यूनिट, आप इसे इस तरह कहो, या मोस्ट पॉपुलर कहो, या वन ऑफ द यूनिट कहो, तो एक यूनिट जो इसकी आती है वो आती है ग्राम पर मोल। सबसे ज्यादा यही काम आएगी। एक यूनिट है ग्राम पर मोल, सबसे ज्यादा यही काम आने वाली है। इसीलिए कल से अब तक का डिस्कशन किया गया जिससे कि बच्चे के दिमाग में बातें आए, 2 मिनट नूडल्स वाली कहानी ना बने, डेस्क्रिप्टिव बात सामने आए। तो एक यूनिट है ग्राम पर मोल, जैसे कि मैं बिल्कुल आराम से लिख रहा हूं, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, मैं जैसे ही ये लिखता हूं 4 ग्राम पर मोल, इसका मतलब है कि 1 मोल एटम्स जब ले लोगे तो उसका मास 4 ग्राम पाओगे। जैसे ही मैं लिख रहा हूं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इसे लिख रहा हूं 1 ग्राम पर मोल, इसका मतलब है जैसे ही एक मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम से लोगे उसका मास आपको 1 ग्राम मिल जाएगा। ऐसे ही आगे लिख रहा हूं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ध्यान देते रहिए, तो इसे मैं लिख रहा हूं 23 ग्राम पर मोल। मेरे बच्चों, बहुत 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 साफ बात है। इसका मतलब है कि अगर आप यहां पर 1 मोल एटम्स ले लोगे तो उसका मास आपको 23 ग्राम मिलेगा। ये फीलिंग रेंज में है, ये फीलिंग रेंज में है, इसे फील किया जा सकता है, 4 ग्राम को फील किया जा सकता है, हाथ में उठाया जा सकता है। तो आप आगे चलो, ये सोडियम है बच्चों, सोडियम। चलिए कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। ये एक यूनिट है ग्राम पर मोल, और हमेशा एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो आप समझ कर चलिए ग्राम पर मोल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको 1 मोल लेना पड़ेगा तो इतने ग्राम आपको मिल जाएगा, जहां कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो एक यूनिट ऐसी बनकर के आती है हमारे पास, ग्राम पर मोल की यूनिट आती है। इसका मैंने बहुत इन डेप्थ, बहुत गहराई से डिस्क्रिप्शन दिया आपको कि आपको फीलिंग रेंज में लाना है, इसलिए अवोगाड्रोस नंबर इंट्रोड्यूस करी। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियोल्स हैं जिनका मास 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम है, और उसमें अगर हम अवोगाड्रोस नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 ग्राम लगभग 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 बनकर के तैयार होता। इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा, फिलहाल इतना ठीक है, इतना है। तो बच्चों चलिए, हमें एक यूनिट की बात करी, एक यूनिट जो है एटॉमिक मास की ये हो गई। हम एक यूनिट और लेते हैं, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, एक यूनिट हम और लेते हैं, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, एक यूनिट हम और लेते हैं, उसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये भी एक यूनिट है जिसे हम शॉर्टकट एएमयू लिखते हैं, शॉर्टकट एएमयू लिखते हैं, शॉर्टकट एएमयू लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आगे दूंगा, यहां पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में फिर कह रहा हूं आगे दूंगा, यहां पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये मेरे बच्चों 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम
फिर दोबारा से -24 ग्राम, और इसी चीज को हम एक एएमयू कहते हैं। इसी चीज का नाम एक एएमयू है। इसी चीज को हम बाकी बाद में शॉर्टकट यू लिखते हैं। इसी चीज को हम बाद में शॉर्टकट बना करके यू लिख देते हैं। आपको एनसीईआरटी में यू भी मिलेगा और ग्राम पर मोल भी मिलेगा। चलिए हम कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इसे लिखते हैं 1U। तो इसका मतलब क्या है? ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, इसे लिखते हैं 4U। इसका मतलब क्या है? ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और इसे लिखते हैं 23U, तो इसका मतलब है ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 एटम के लिए है, 1 एटम ऑफ सोडियम। ये 1 एटम ऑफ हीलियम, ये 1 एटम के लिए है ऑफ हीलियम। ये मेरे बच्चों 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्यों आखिर 1 एटम? आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम 1 एटम की बात करते हैं? अरे दोस्त, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का मतलब ही एक एमयू था। जब 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का मतलब एक एमयू था, तो भाई साहब इसमें कितना प्रोटॉन है? एक ही तो प्रोटॉन होता है, एक ही तो प्रोटॉन है। तो ठीक है, उसे हमने उस मास को एक यू लिख दिया, एक एटम के लिए हो गया। बात बनी नहीं। आप इसे नोट जरूर करिए, नोट जरूर करना है। फिर मैं अब अलग अलग इसका और इसका दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं। चलिए इसे मैं रब कर रहा हूं, नोट करने वालों नोट करो, ध्यान दो। अभी कुछ बातें कम थोड़ी सी कम समझ में आई होगी। देखो बच्चों, फिर दोबारा से पहला एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का ही लेता हूं। हाइड्रोजन का, यहां पर एक प्रोटॉन है और ये आसपास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, हमने कहा मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, इसमें एक प्रोटॉन था, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो गया। इसी को मैंने फटाक से एक यू लिख दिया, तो इसका मतलब ये एक ही एटम का था, पर एटम हो गया। ठीक है, अब मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा था, मैंने पर एटम लिख तो दिया, लेकिन मजा नहीं आया, क्योंकि इस मास को मैं फील नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तकलीफ है, दिक्कत है, इस मास को फील नहीं कर पा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, फीलिंग रेंज में लाने के लिए, कॉमर्शियलाइज करने के लिए, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए मैंने कहा मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम आ गया। ये 1 ग्राम आ गया। 1 ग्राम को मैं मिल कर